आज की पॉडकास्ट के लिए मुझे ज्वाइन किया है मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त सुभान इकबाल भाई साहब ने। बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन सी यूनिवर्सिटी सर? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। तो 10,000 इज फॉर द डिप्लोमा फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर। हाँ। बैचलर्स में आके 20,000। आप टीआर पे हो एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर, यू कुड बी हायर्ड फॉर सैलरी बिटवीन 65 to 75,000 per annum. Before tax. Yes, before tax. Okay. गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट के लिए मुझे ज्वाइन किया है मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त सुभान इकबाल भाई साहब ने। सुभान इकबाल भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो थैंक यू सो मच, अरे आपने इनवाइट किया कोई पॉडकास्ट बात नहीं। बस सुभान भाई, मैं सोचा था कि जब भी मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट का सेटअप बनाऊंगा ना, हाँ, सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा। वाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सेटअप है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लाइटनिंग, कैमरा, सारा कुछ। अरे बस क्या कह रहे हैं, आपसे सीखा। कोई चक्कर नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। अरे भाई आप साहब, ये सारा बहुत बड़े यूट्यूबर बनो, पॉडकास्टर बनो ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब। इंशाल्लाह। हाँ, खैर सुभान भाई, हम शुरू करेंगे पॉडकास्ट जैसे मैं हमेशा करता हूँ। जी जी। हम शुरू में बात करेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, हाँ जी, कि आप पाकिस्तान में कहाँ से थे, ठीक है। और आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है हाँ, वो कहाँ से हासिल की, सही और है। क्या पढ़ा वगैरह आपने? चलें, ठीक है जी। तो मैं पाकिस्तान में पंजाब से हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट है डीजी खान और तहसील है तौसा। तौसा शरीफ की एक बस्ती है, उसे कहते हैं झोंक भुट्टा वाली। तो वहाँ से मेरे फादर साहब थे, वो माइग्रेट करके आए। तहसील तौसा है, छोटा सा सिटी है, टाउन कह लो। तो वहाँ पे वो आए 90s में। तो वहाँ पे उन्होंने छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले ऐसे लुक्रेटिव जॉब्स की उन्होंने स्टार्ट पे। तो मेरी पूरी फैमिली में कोई भी स्कूल नहीं गया, किसी ने भी हाई स्कूल नहीं देखा था, किसी ने कॉलेज नहीं देखा था। तो आई वॉज द फर्स्ट वन who went to high school, who went to college, then who went to study abroad. तो like I'm really lucky कि मैं उस माहौल से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। वही एक तो होता है कि मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे कि पुत्र एक जनरेशन में ना एक ही स्टेप होता है। बिल्कुल। पर आपने तो ऐसी की तैसी करके ना, आपने स्टेप पे स्टेप। एक तो आपने स्कूल किया, कॉलेज किया जी। मोस्टली पाकिस्तान में हाई स्कूल के बाद लोग जो गांव, मेरे अपने गांव में भी हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ते लोग, जी, ठीक है। फिर अगर कॉलेज में आ जाते हैं तो वो मोस्टली कॉलेज में जाते हैं ट्रेड कोर्सेज, पाकिस्तान में भी जैसे होते हैं VIT वगैरह के, बिल्कुल। और 3 साल का डिप्लोमा लोग वो कर लेते हैं। लेकिन आपने वो भी पढ़ा, फिर आपने इंजीनियरिंग भी की, जिसकी हम आगे बात करेंगे। जी जी। आप और ऊपर से आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, जो कि मुझे बचपन में मुझे याद है पाकिस्तान में मेरे गांव में जी इंग्लैंड की समझ आती थी, जी। ठीक है। हाँ। US तक की समझ आ जाती थी कि कोई US जाता है। नहीं, वो भी US या कोई बाहर जाने का सोचता था तो वो होती थी हमारी बहुत बड़ा कोई चौधरी है, ज़मींदार है जो बहुत बड़ी खेती बाड़ी करता है, जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम है। तो वो उनके बारे में सोचा जा सकता था कि उनका बेटा या उनके घर का कोई बच्चा बाहर जाएगा। तो मैंने भी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब अभी जहाँ हूँ यहाँ पहुँचूँगा। अगर आप कंसीडर करो वो एक एटमॉस्फेयर जहाँ मैं ग्रो अप हुआ, जिन गलियों में छोटा बड़ा हुआ, और उसको आप देखो, मैं जाके आपको वो चीज़ दिखाऊं, और आप अभी की मेरी लाइफ देखो, आप ये कभी नहीं सोचोगे कि मैं वो बच्चा आज यहाँ आपके सामने बैठा होगा या इस माहौल में बैठा होगा। कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज, मैं यहाँ पे ये लाजमी कहता कि अगर इफ़ यू विल पुट योर माइंड टू इट तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट द थिंग इज कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सोचा भी नहीं था, नहीं सोचा था मतलब कभी। आप अपनी सोच से भी काफ़ी आगे आ गए हैं। काफ़ी बचपन में पहली बात ये है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ब्राइट है तो उसको घर से मतलब एक स्कूलिंग होती है, उसकी एक थॉट्स मिलती हैं उसको, जिसमें वो ग्रो अप होता है। जैसे पेरेंट्स हो गए, तो मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं पढ़े लिखे थे, तो मैं अपने बलबूते पे जो भी किया, जहाँ पे मतलब मैं लोगों को देखता था, मैं किसी से मिला हूँ, किसी की लाइफ या किसी का करियर देख के मैं कहता था यार ये बंदा ये काम कर रहा है, या ये जॉब कर रहा है, या ये पढ़ाई कर रहा है, मैं भी तो कर सकता हूँ। लेकिन आई वॉज नॉट ब्राइट स्टूडेंट व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल
और हाई स्कूल मैं बस ये होता था कि पास हो जाता था, बट आई स्ट्रगल अ लॉट और लोगों से हेल्प मांगता था, लेकिन लकली कुछ लोग थे जो मतलब होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की, बट आई वॉज नॉट ब्राइटेस्ट इन माई स्कूल और इन माई कॉलेज। तो ये बस एक लक की बात है या माँ बाप की दुआएं हैं। और जो दूसरी बात थी, मेरे अबू जी का बिज़नेस था सब्ज़ी मंडी में, वो बेचते थे ये फ्रूट्स वेजिटेबल। तो वो जब उन काम पे जाना होता था वो जाते थे बहुत ही जल्दी सुबह, मतलब 4-5 बजे फजर के अराउंड। फजर के टाइम, फजर से भी पहले। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी अब्बू के साथ बचपन से ही, वो स्कूल नहीं पढ़े तो अब्बू ने काम पे साथ लगा दिया कि भाई बिज़नेस में आ जाओ। और उस वक्त मतलब गांव से उठा के छोटे से टाउन में आना काफ़ी मुश्किल था। फिर मतलब घर के एक्सपेंसेस ये वो, शहर का वो थोड़ा लाइफस्टाइल, और तो फिर भाई ने अब्बू के साथ हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं थोड़ा छोटा था, सबसे छोटा था, तो सभी प्यार भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये था चलो स्कूल चला जाए, खेल ले कूद ले, ये कर ले वो कर ले। तो इस तरह हुआ। फिर जो मैं बड़ा होता गया स्कूल जाने का दिल भी नहीं करता था। तो फिर जब अगर स्कूल ना जाऊं तो मुझे शॉप पे जाना पड़ता था सब्ज़ी मंडी कि भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस साथ साथ हाँ, ही चल रहे थे। साथ ही चल रहे थे। तो मेरा ये होता था, मैं स्कूल से मेरा दिल भर गया तो 2-3 महीने शॉप पे बैठना है, उधर ही जाके वही आलू प्याज बेचने हैं, जो भी करना है। फिर या साफ़ सफाई होती थी, पहले वो प्याज आते थे बड़े से बोरे में, तो आप एक एक प्याज जो है ना उस बोरे से निकाल के आप साफ़ करते थे उसको, फिर उसकी बड़ी सी ढेरी लगाते, और फिर कोई आया किसी ने किलो लिया, 2 किलो लिया, 5 किलो लिया, वो आप उनको डाल के शॉपर में दे देते थे। तो मैं फिर मुझे वो चीज़ बड़ी डिस्टर्ब करती थी कि यार सुबह उठना है 4-5 बजे, तो बहुत हार्ड फील होता था। तो उस चीज़ से मैं ना थोड़ा भागता था, मैं कहता यार ये काम थोड़ा मुश्किल है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा पुश करती थी टूवर्ड कि मैं स्कूल पे थोड़ा फोकस करूँ, स्कूल जाऊँ, अपने एग्ज़ाम की तैयारी टाइम पे करूँ। तो वो चीज़ थी। फिर ये भी था कि भाई अपनी पूरी जो बिरादरी है, जो अपनी उधर कौम है, उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है इतना, और कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जब आपके आसपास अगर कोई हाई अचीवर्स नहीं होते ना, जी, तो एक तरह से आपका सेफ जोन भी बन जाता है कि यार देखो अगर किसी ने प्राइमरी नहीं पास की जी, तो अगर मैं हाई स्कूल में चला ही जाता हूँ ना, हाँ, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बिल्कुल, बट लेकिन इसी तरह अगर आप एक जगह ब्रेक नहीं लगाओ ना, वही हाँ, फिर आपकी स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाती है, ऐसा ही है। अगर आप अपने आप को एक जगह लिमिट नहीं करते हो तो। हाँ, लिमिट मतलब मेरे अंदर हौसला बड़ा होता था, मैं डिटरमेंट होता था। कोई चीज़ भी मैंने सोच ली, मतलब मुझे ये भी नहीं होता था कि मैं 5वीं जमात पास कर लूँगा, लाइक इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होता था। लेकिन मैं डिटरमेंट होता, मैं कहता नहीं मैं स्टडी करूँगा, पढ़ूँगा। और अगर कोई नॉर्मल सा स्टूडेंट है, उसको कोई मैथ का एक चैप्टर है, फिज़िक्स का है, वो अगर बैठ के स्टडी करता है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल लगता है 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, जितने भी, तो मुझे आप कह लो कि मुझे 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता था उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, उस चीज़ को एक कंसेप्ट को समझने के लिए। बट मुझे शुरू से ये आदत थी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं, तो उनमें हमेशा जो है ना मैंने मतलब दिल लगा के पढ़ा, फिर मैं उनको समझने की ट्राई करता था। कुछ लोग होते हैं यानी आप हार्ड वर्कर थे, जैसे अभी आपने बोला कि एक नॉर्मल को 3 घंटे लगते हैं, हाँ, आपको ज़्यादा लगते थे, हाँ, तो बट 3 उसका टाइम्स फ़ायदा यही है कि वो आपको अच्छे से समझ आ जाता था, समझ आ जाता, मुझे कंसेप्ट आ जाता था। जहाँ पे दूसरों को 3 घंटे लगते हैं। हाँ, मुझे आई एम प्रीटी श्योर, और मुझे अच्छे तरह याद है, मुझे 1 घंटा भी नहीं लगता था। अच्छा, मसला ये है हाँ, कि वो 1 घंटा भी बैठ के पढ़ना जो होता था वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। सजा लगती थी। मैं हार्ड वर्क वाला बच्चा नहीं था। जी, मुझे आप एक दफ़ा पढ़ाओ, मतलब मुझे पता है कि सुबह टेस्ट है, मैं एक दफ़ा पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अगले दिन टेस्ट देने के बाद मुझे आधा घंटा लेना है या 1 घंटा लेना है, या अगर फुल ऑन एग्जाम है, जैसे हमारे बोर्ड वगैरह के एग्जाम्स होते थे, एग्जाम्स के बाद मैं 1 दिन लेता था। अच्छा, मैं क्या करता था, डिलीट डिलीट, डिलीट डिलीट। मैं अच्छा, कहता था भाई मेरी मेमोरी भर गई है, हाँ, मैंने रात को भरा सारा पढ़ के, आप पेपर दे दिया, जी, डिलीट।
नहीं, वाह, बस मैं भूल जाता था सब कुछ। वो हर किसी का थोड़ा डिफरेंट होता है। अब मेरा ये होता था, मैं अगर कोई क्लास में मैंने साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाया है हमारे टीचर ने, और ये आपको और बात बताता चलूँ कि हाई स्कूल में जो टीचर होते थे, वैसे तो उर्दू मीडियम था, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन जो हमारे टीचर थे वो सराइकी में पढ़ाते थे हमें। सराइकी सेम मेरे स्कूल में पंजाबी चलती होती थी। पंजाबी। वो हमारे टीचर अज़हर महमूद थे, वो हमें साइंस पढ़ाते थे। तो वो हमें पढ़ा रहे हैं जी, साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको सेम टाइम पे सराइकी में ट्रांसलेट करके हमें पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ आए। और फिर वो हम सराइकी में उनसे पढ़ के समझ के फिर हमने उर्दू में याद करना है, फिर हमने उर्दू में जब हमारा एग्ज़ाम होना है या टेस्ट होना है तो वो हमने उर्दू में लिखना है। तो वो फिर थोड़ा हार्ड हो जाता था, लेकिन क्योंकि आप एक तरह सोच से सराइकी में रहे हैं, आप समझ सराइकी में रहे हैं, फिर अब आप लिखने बैठे हैं तो आपने जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको पहले उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में कन्वर्ट करना फिर उसको लिखना है, फिर उसको लिखना है। लेकिन एक और बात भी ये थी कि मैं कोई भी टॉपिक जो दिन में एक हुआ है, क्लास हुई है, तो वो समझने के बाद मैं लाइफ में ऑब्जर्व करता था। जैसे ग्रेविटी होगी, तो मैं ऐसे घर में हूँ या गली में चल रहा हूँ, तो चीज़ों को देखता हूँ, कोई चीज़ गिर रही है, या चीज़ ये क्यों खड़ी है, ये किस फोर्स की वजह से खड़ी है, या किसी चीज़ को गाड़ी चल रही है वो एक्सेलरेशन की वजह से चल रही है, इसके अंदर मोमेंटम है, ठीक है ना, ये जो टायर चल रहा है इसके अंदर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये चीज़ें सारी मैं मतलब ऐसे सिर्फ बुक्स तक नहीं रखी, वो लाइफ में भी मैं देखता था, थोड़ा ऑब्जर्व करता था। द ओनली कॉन्सेप्ट दैट आई रियली लाइक पुट माई इंटेंशन टू वाज के, मुझे याद है एक दफ़ा सर शहबाज होते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे, हाँ, उन्होंने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बैंकिंग ऑफ रोड, वो जो टर्न्स में रोड को थोड़ा सा ऐसे कर्वी बनाते हैं ना, हाँ, हाँ, दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट जिस पे मैंने देखा था। अच्छा, ओ अच्छा, ये हड़प्पा के पास ना तो ऐसे करके है बाईपास, तो अच्छा ये बैंकिंग ऑफ रोड है। हाँ, हाँ, इसके अलावा मैंने और कहीं दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, हाँ। या एक मुझे याद है केमिस्ट्री में, आई डोंट नो कौन से एलिमेंट्स है, बट थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ, एंड इस तरह थे, तो मैंने सबसे पहले अपनी क्लास में याद कर लिए था उनका वो टेबल। और आपको पता है एटॉमिक टेबल से, हाँ, पता मैंने कैसे याद किया था? हाँ, बकरा मंडी के सारे बकरे चोर, ऐसे कोई था, रट्टा लगाया हुआ था बच्चों ने। एफ हाँ, कल हाँ, बार आई, एफ कल बार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, ऐसे ही डिफरेंट, हर जगह पे डिफरेंट लोग मतलब एक लगाते थे, उनके लफ्ज़ बनाते थे, फिर उस तरीके से वो रट्टा लगाते। आई डोंट नो कि अगर ये सिटी के जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, पता नहीं वहाँ पे इस तरह के लगता है या नहीं, लेकिन क्योंकि आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ जी, गांव के स्कूलों में आपको इसी तरह चीज़ें याद कराई जाती हैं। हाँ, क्योंकि हमारा एक IQ लेवल कहें या ना कहें, मतलब एक हमारा डिफरेंट होता है, हमारी इतना एक्सपोजर नहीं होता चीज़ों का। अभी आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली में नहीं थे कोई, ठीक है, जी, मेरी फैमिली में मेरी अम्मा कॉलेज पढ़ी हुई हैं, जी, मेरी अम्मा अब्बू के जो क्लासमेट्स थे ना, उनमें कुछ कजन थे जो पढ़े थे और कुछ थे जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो इतना एक्सपोजर था भी और नहीं भी था। लेकिन जहाँ तक मुझे मुझे याद है कि इवन दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब मैं आई थिंक मैं लाइक था, मैं मार्क्स नहीं लाता था, और मुझे अच्छा ये भी मेरे ख्याल से ये भी एक्सपोजर ना होने की एक वजह है कि आपको कोई बताता नहीं है कि ब्रो मार्क्स लाना ज़रूरी है या मार्क्स से तुम्हारा पता चलता है। मैं मार्क्स के पीछे जाते ही नहीं था, मुझे मार्क्स से पोजीशन से कोई इतना लेना देना था ही नहीं, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मैं क्लास में थोड़ा सा फेमस भी था कि यार ही इज़ अ स्मार्ट किड, ठीक है। 9th में मुझे याद है, 9th में there was a teacher, he was my science teacher, Sir Umar, okay, and then there was Sir Arshid Kudus as well, he was computer teacher. So I like the teachers used to call me by the name of Arfa Kareem, Newton, ठीक है, but 9th was the same year when I got 3 supplements. Supplement like वो क्या कहते हैं उसको, सप्ली आई थी, रीडू करना पड़ा, मतलब I failed in 9th class, but I was the one who was testing, like सारे बच्चों के टेस्ट वगैरह चेक किया करता था, ओके, एंड आई वाज द सीआर ऑफ माय क्लास, सो आई वाज लाइक, बट एग्जाम्स में आई कुडंट परफॉर्म, पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब ये भी मेरे ख्याल से ये भी ना एक एक्सपोजर वाला सीन होता है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको क्योंकि वो कि आप जब पहले ज़मानों में होता था कि आप एक गुरु रखते थे, गुरु के पास सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पर टेस्ट भी होता है, और फिर 10th क्लास तक मुझे पता नहीं था यूनिवर्सिटी क्या होती है, कॉलेज का पता था
ओके। यूनिवर्सिटी का नहीं पता था। मुझे लगता था कि कॉलेज में ही आगे आप पढ़ते हो आगे। पर 10th क्लास में मेरा ना एक कज़न के साथ मेरा चक्कर लगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ओके। एंड आई वाज लाइक वाओ। ये क्या है भाई। दैट यूनिवर्सिटी आई थिंक दैट इज़ पाकिस्तान बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लैंड एरिया के हिसाब से। ओके। मतलब आई थिंक मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके। और जब मैंने एडमिशन लिया था, मैंने अपने स्कूल के बाद प्री एग्री साइंसेज में वहाँ पे एडमिशन लिया बैक इन 2017। ओके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैड मोर देन 450 PhD टीचर्स। वाओ। ये सिर्फ PhD वाला था। फिर उनके असिस्टेंट्स भी थे, उससे नीचे वाले भी थे। तो इतनी एक दुनिया ही अलग थी। डिफरेंट वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाओ, वो आपको दुनिया ही अलग लगती है। हालांकि मुझे नहीं पता था 10th क्लास में कि यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन ये सिर्फ मेरा सीन नहीं था। मैं जिस गांव में था उसमें साथ वाला गांव फेमस था कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो सारे यही लैंडलॉर्ड भी नहीं, मतलब ज़मीनों पे काम करने वाले, वो उनमें कुछ लैंडलॉर्ड भी थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करने वालों के बच्चे भी थे। एंड दे वर फेमस फॉर दियर साइंस सब्जेक्ट्स के वो मैथ। मेरे साथ वाला एक गाँव था, मैथ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे ना, मैथ में उनके आउट ऑफ 100 99 98 कईयों के 100 मार्क्स भी आते थे। फिर आई डू रिमेंबर कि मैं जब कॉलेज में था मेरे साथ हॉस्टल में एक लड़का था साहिवाल में, उसके 1000+ मैट्रिक में थे। फर्स्ट ईयर में उसके 90-95% मार्क्स थे। उसको नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी क्या होती है। ही इज़ इन फर्स्ट ईयर, उसका अगला स्टेप यूनिवर्सिटी है। उसको नहीं पता यूनिवर्सिटी क्या होती है। उसको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज क्या क्या, मतलब मुझे आगे बैचलर्स किस चीज़ में करना है। उसको इतना पता था मैं कॉलेज आता हूँ, कॉलेज में ये बुक्स हैं, ये मैंने याद करना है और मैंने मार्क्स लेना है। मतलब लोग इतने लाइक भी हैं और उनको आगे का एक्सपोजर है ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसा ही है। और वो क्या कर सकते हैं, ऐसा ये डिपेंड करता है कि क्या है। क्योंकि अगर मतलब आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, घर पे आते हो, पेरेंट्स से आपका चेक करते हैं भी हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मार्क्स क्या हैं, मतलब उसके वीकली रिपोर्ट्स हैं या कुछ। अब मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि वीकली रिपोर्ट्स हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पता होता था कि वीकली रिपोर्ट्स क्या है। मैं उनको पता था एग्ज़ाम है मेरे, कभी कोई घर में ऐसा काम आ जाता था ना कि इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं उनको पता था मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आती थी। वो कहते नहीं आप ये काम करो, एग्ज़ाम बाद में बाद में दे देता इम्तिहान। मैंने कहा ये मेरे 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो उनको यही बात मैं समझा रहा था कि मेरा अभी एग्ज़ाम है। तो कहते नहीं शॉप पे कोई नहीं है, तो आप शॉप आज आप शॉप पे आएंगे एग्जाम है देखा जाएगा। मैं ना उधर सब्जी मंडी में जो लड़के ऐसे सुबह कोई आता था सब्जी लेने, मैं उनको पकड़ के ले आ रहा हूँ क्योंकि बताओ मेरे अब्बू को कि मेरा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 2-3 लड़कों को लेके आया, फिर उन्होंने बोला हाँ जी हाँ हो रहे हैं एग्ज़ाम हाई स्कूल में। तो फिर मैं गया था अपना एग्ज़ाम देने। तो ऐसा ही होता है। तो अब आप हमें ये बताएं कि आपने फिर हाई स्कूल किया, कॉलेज किया जी, फिर आपने पाकिस्तान में बैचलर्स किया या डायरेक्ट? नहीं, मैं +2 के बाद मतलब FSC के बाद यहाँ आ गया था। तो आप ये बताएंगे आपने FSC किस में की? हाँ, FSC मैंने कहाँ की? तो कुछ हुआ यूँ कि जब मैंने मैट्रिक कर ली तो FSC भी मैंने थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट की थी, उधर ही एकेडमी थी तौसा में, तौसा शरीफ में। तो चक्कर ऐसा बना कि मैं गया मुल्तान ऐसे घूमने के लिए दोस्त के साथ। तो उधर मैंने यूनिवर्सिटी का माहौल देखा, BZU यूनिवर्सिटी का माहौल देखा, स्टूडेंट्स वगैरह देखे, तो मेरा थोड़ा माइंड शिफ्ट हुआ थोड़ा। मैंने कहा यार यहाँ माहौल अच्छा है, लाइक एक एक्सपोजर है। BZU में माहौल अच्छा था? नहीं, मतलब मुल्तान सिटी का ओवरऑल। ओके, मुल्तान सिटी का ओवरऑल, वहाँ की स्टूडेंट लाइफ या अच्छे कॉलेजेस हैं, ओवरऑल बिग सिटी। हाँ, ओवरऑल बिग सिटी, एक्सपोजर। तो और लैंग्वेज भी थी कि वहाँ पे सराइकी पंजाबी उर्दू लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, आई शुड कम हियर। और मेरा एक दोस्त भी था, क्लास फेलो था, तैयब कुरैशी, तो वो भी ऑलरेडी मुल्तान में था। तो मैंने उससे बात की कि वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है यार मैंने भी इधर आना है। तो मैं फिर स्टडी के लिए घर बात की अब्बू से। अब्बू को बोला मैंने जाना है मुल्तान पढ़ने। तो कहते हैं ठीक है बेटा। लाइक माय फादर वाज द मेन रीज़न और वाज द मेन पर्सन कह लो आप एक लाइफ में, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए। जो भी मैं आज हूँ अपने फादर की वजह से हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं अपने फादर की वजह से पहुँचा हूँ। लाइक फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है।
तो उनको बात की कि मैं जाना चाहता हूँ मुल्तान स्टडी करने के लिए। कहते हैं ठीक है बेटा जाओ, कितने पैसे चाहिए? मैं कहा इतने पैसे चाहिए। कहते हैं ठीक है हो जाएगा। तो हो गया, फिर मुल्तान आ गए। मुल्तान में एफएससी की +2 12 आपने प्री मेड की प्री इंजीनियरिंग की मैंने, जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ थे। और मैथ मेरी ऑलरेडी फेवरेट थी, क्योंकि लाइक मैथ को मैंने हमेशा ऐसे कि एक गेम समझ के, मतलब ऑलवेज आई स्टडीड मैथ एज लाइक ए गेम, के एक गेम है इसको, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर वो ना मैथ की बुक्स होती है ना, टेक्स्ट बुक, उनके एंड में सारे आंसर लिखे होते थे क्वेश्चंस के, हर चैप्टर के। तो पहले एग्जांपल्स की, या क्लासरूम के अंदर टीचर आया, उन्होंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, एग्जांपल कराई, तो फिर वो कहते थे कि ये एक्सरसाइज है, ये आपने जाके घर करनी है या करके आनी है। तो जब मैं करता था, एग्जांपल करके एक्सरसाइज ट्राई करता था, जो आंसर आता था, फिर मैं उसको चेक करने के लिए बुक के एंड पे जाता, देखता, तो आंसर जब मैच होता था ना, वो एक वाव फैक्टर होता था कि यार वो इतनी एक अच्छी फीलिंग्स होती थी, सेटिस्फेक्शन होती थी कि यार ओह वाओ, कि आई हैव डन इट, मैंने कुछ कर लिया है, लाइक आई कैन डू दिस इज़ नॉट हार्ड। तो वो मतलब वो एक मेरा एक मतलब मैथ के साथ, फिज़िक्स के साथ एक रिलेशन था, रिलेशन सा बन गया कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता था हर वक्त, मतलब एक दिलचस्पी बनी रही उस चीज़ के अंदर। सही। तो +2 में कितने मार्क्स आए आप? +2 में अच्छे मार्क्स आए, तो उसमें एक गुड इनफ आए कि मैं बाहर मेरा एडमिशन हो जाता। तो +2 के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी कि आप डिसाइड करते हो कि अब आपको बैचलर्स में जाना है, या आई थिंक +2 के एंड में ही आप सोचने लग जाते हो कि यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आई विल डू समथिंग इन दिस सब्जेक्ट, मुझे बैचलर्स जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ करना है। जैसे कुछ लोगों को मैथ्स पसंद होता है, वो मोस्टली बिजनेस की तरफ चले जाएंगे, या कुछ लोग तो इवन के सब्जेक्ट्स में घुस जाते हैं, तो वो बैचलर्स इन मैथ कर लेते हैं, या मैथ से रिलेटेड सबसे अच्छी फील्ड्स अगर चले जाएँ तो ACCA CA वगैरह आ जाते हैं, MBA वगैरह आ जाता है। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको पाकिस्तान में क्या करना है, और अगर आपने पाकिस्तान में नहीं सोचा था, जैसे आप यहाँ आए, हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू शुड डू योर बैचलर्स फ्रॉम अब्रॉड, एंड वो भी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली, वाई? जब मैं मुल्तान गया एफएससी करने के लिए, +2 करने के लिए, वहाँ मेरा कोई माइंडसेट नहीं था कि मैं बाहर स्टडी करने जाऊँगा। मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं PCU जाऊँगा, या मैं मतलब किसी लाहौर जाऊँगा या इस्लामाबाद जाऊँगा किसी यूनी में। तो मेरा कोई माइंडसेट नहीं था। बट जो मैं 2 साल मैंने मुल्तान में गुजारे, मुझे इतना एक्सपोजर मिला, मैं इतना मतलब मेंटली थोड़ा ग्रो हुआ, स्टडी भी चल रही थी साथ साथ, मैंने काफ़ी घूमा भी, माहौल भी देखा बाहर अंदर सारा कुछ। और BZU में मैं गया, वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ उठना बैठना, सारा माहौल देख लिया था। BZU में आपने एडमिशन ले लिया था? नहीं, ऐसे मैं दोस्त थे, मिलने के लिए अपने गांव के लोग या सिटी के लोग वो वहाँ पे स्टडी करते थे, जानने वाले, तो उनके साथ गया, फंक्शन वगैरह अटेंड किए। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो देखी हुई है, अब यहाँ मतलब पाकिस्तान की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियों का सारा कुछ सेम ही होगा, एजुकेशन लेवल भी थोड़ा बहुत होता है फ़र्क, बट जो स्टूडेंट लाइफ है वो प्रिटी मच सेम ही होती है। तो यार व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई टू गो ओवरसीज अब्रॉड। तो डिड यू नो समवन लाइक द स्टूडेंट्स, या कोई फैमिली में कोई जाने में जो ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहा था? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे एक टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, तो उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ, तो वो जब क्लास में आते थे, क्लास में उन्होंने लेक्चर दिया, टॉपिक पढ़ाया, जो 5-10 मिनट फ्री होते थे वो फिर हमसे ऐसे गप्पे शप्पे लगाते थे, तो उन्होंने बात करनी, फिर वो कहते जी, उनका एक ही बेटा था आई थिंक सो, वो कहते थे जी मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा बेटा जॉब भी करता है, स्टडी भी करता है, हमें इतने पैसे भी भेजता है, मंथली खर्चा भी भेजता है, ही इज़ सो गुड। तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो हम ऐसे होके मतलब उनकी बातें सुनते थे ऐसे बैठ के। मैं भी क्लास का दिमाग में ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, दिमाग में ऑस्ट्रेलिया, मतलब दिमाग वो एक ख्वाब सा लगता था। मैंने कहा यार क्या हम कहाँ, ये तो टीचर है, हाँ हम कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, और ये टीचर कहाँ, हमारी पीछे की लाइफ स्टाइल और माइंडसेट वो एक डिफरेंट। लेकिन कम से कम उन टीचर की बातों से आपको ये तो क्लियर हो गया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ीस आपकी कोई अफोर्ड करेगा ही, या आपके वहाँ पर जाने के बाद आपको, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है, मुझे लगता होता था बचपन में कि यही जैसे आपने बोला कि जो जाते हैं पढ़ने के लिए अब्रॉड, तो वो शुरू में बचपन में ऐसे ही लगता था कि यार
इनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, क्योंकि इतना खर्चा होता होगा ये वो, जी। जबकि स्टूडेंट्स खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो जब वो टीचर बता रहे होते हैं कि आपको अपनी बच्चे की कहानी, तो कम से कम जब वो बताते थे कि वो पैसे अपनी फीस तो कर ही रहा है, वो पैसे भी भेजता है, हाँ, तो इससे एक तरह से ना आपको थोड़ा और भी मोटिवेट हो जाता है बंदा हाँ, कि ना सिर्फ मैं पढ़ूंगा हाँ, बल्कि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, हाँ, अपनी फीस खुद से कर सकता हूँ, सब कुछ। हम्म, तो ये भी काफ़ी सारे लोगों की मोटिवेशन होती है, ख़ासतौर पे आजकल जब पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी जो मोटिवेशन थी ना वो भी यही थी, क्योंकि आई एम द ओनली सन। तो पाकिस्तान में सबको लगता है कि अगर आप ओनली सन हो ना तो आपकी ज़िंदगी सुकून में है, ऐसे ही है, मे भी है हाँ, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, जब तक बिल्कुल। आपके अब्बा अर्न कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ आप अकेले खर्चने वाले हो, आप खर्च सकते हो, आपके अब्बा अर्न करेंगे, जी, बट यू शुड नॉट फॉरगेट के कुछ सालों के बाद जी, यू विल बी द ओनली वन सपोर्टिंग योर होल होल फैमिली, फैमिली, बिल्कुल। यू डोंट हैव ब्रदर्स टू रिलाई ऑन। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, आ जाएगी तो आपके ये ऊपर। चीज़ें ना मुझे स्टार्ट से ही फील होने लग गई थी जब हाँ। मैं कॉलेज लाइफ में भी था ना। हाँ, इवन के कॉलेज में मैंने 6 कॉलेजेस चेंज किए थे। ओके, मैंने पहले FSc MLT करने की कोशिश की, दैट वाज मेडिकल लैब टेक्नीशियन, हम्म, FSc के साथ वो उधर सही नहीं हिसाब बैठा। हम्म, फिर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया फॉर टू डू माई प्री एग्री साइंसेस, हम्म, बट वहाँ पे भी मुझे हिसाब ठीक नहीं लगा, मैं एक सेमेस्टर पढ़ के वापस आ गया। हम्म, एंड आई एम रियली प्राउड ऑन माई फादर, हम्म, क्योंकि आई नो मेरी पूरी फैमिली अब्बू को ताने दे रही थी कि आपका पुत्र कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ कॉलेज पे कॉलेज चेंज कर रहा है, हाँ, बट शुक्र है अब्बू ने बोला कि इट्स ओके, परेशान थे वो, लेकिन हाँ ये कि उन्होंने सपोर्ट करते रहे। फिर जब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, क्योंकि मेरा करियर जो था ना कॉलेजेस का, वो रूटीन मेरी बड़ी ख़राब थी, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा बल्कि 4-5 कॉलेजेस चेंज कर चुका था, ओके, डिफरेंट सिटीज़ से वापस आ चुका था। तो अब ये डर भी था कि ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फीस बर्बाद करेगा, 3-4 महीने के बाद वापस आ जाएगा। ओके, लेकिन शुक्र है उन्होंने मेरे पे यकीन Trust किया किया, और हाँ। यहाँ पे भेजा। हम्म, ठीक है, तो अब कॉलेज के बाद मैं ये कह रहा था हम्म, कि मैं तब भी यही सोच रहा था, जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन था, हाँ, उसका मैंने सुना था कि वो FSc कंप्लीट करने के बाद आप साथ में जॉब कर सकते हो, क्योंकि आप टेक्नीशियन बन जाते हो। हाँ, बिल्कुल, तो मैं चाह रहा था कि मैं ना कुछ ऐसा करूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही पैसे वैसे अर्न करने के एरिया में आ जाऊँ, ताकि मैं अभी से अपने कम से कम अगर अब सपोर्ट नहीं कर सकता हाँ, तो अपने खर्चे उठा लूँ। बिल्कुल, फिर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भी मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी कि आई कैन गो देयर, हाँ, आई कैन अफोर्ड माई ओन फी एंड बिल्कुल। आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में होता अभी, हाँ, मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ, अब पाकिस्तान में आप क्या करोगे, पाकिस्तान में आप ग्रेजुएट हो गए, हम्म, 4 साल तो आप भूल जाओ आपको जॉब मिलेगी। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान में पार्ट टाइम जॉब्स का भी ऑप्शन बहुत मुश्किल है, अच्छा, आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है, उसमें भी पे नहीं इतनी होती। हाँ, और पाकिस्तान में क्या होता है, मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, आप 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे, ओके, सर डेट वेट मिला के वो डॉक्यूमेंट्स मिलने के मिला के आपको 4.5 साल लग जाते हैं, 5 साल भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लग जाते हैं। हाँ, उसके बाद हर बंदे के ज़ुबान पे एक बात होती थी, डिग्री कर ली, डिग्री का, 6 महीने काम करोगे काम आ जाएगा। मतलब भाई मैंने 4 साल क्या किया है अगर मुझे 6 महीने काम करके काम आएगा इंटर्नशिप करके। बिल्कुल, अब इंटर्नशिप लेने के लिए आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, सिफारिशें लगवाएंगे, आपको 6 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, बिल्कुल, उसके बाद आपको 50,000 की बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 50,000 की। बिल्कुल, 6 साल लगाने के बाद, हाँ, मुफ्ते में इंटर्नशिप करने के बाद, हाँ, लाखों रुपए फीस देने के बाद, हाँ, 50,000 में अब आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में बंदा क्या करेगा। कुछ भी नहीं, ठीक है, नहीं कर तो मेरे दिमाग में यही था तब से, हम्म, तो मैंने इसलिए सोचा कि भाई मैं ना पाकिस्तान में तो नहीं रह रहा, हाँ, क्योंकि 5-6 से अभी तो मेरे अब्बा जी काम कर रहे हैं। ठीक है, 5-6 साल के बाद अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करूँगा तो जब तक मैं फैमिली को सपोर्ट करने के लायक होऊंगा बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों की आजकल ख़ास तौर पे लोगों की ज़्यादा मोटिवेशन अब्रॉड आने की ये भी होती है कि वो अपने फ़ीस वगैरह सब कुछ अफोर्ड कर सकें। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी टीचर की कहानियाँ सुन सुन के, हाँ, मैं क्लास का सीआर था उस वक्त, तो मैं मतलब टीचर्स हर के साथ मैं ज़्यादा कम्युनिकेशन भी करता था, तो उनसे बातें शातें गप्पे शप्पे करनी फ्री टाइम के अंदर, तो उनसे मैं मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेता होता था। अच्छा आपका बेटा कैसे गया, क्या स्टडी करने गया, कब गया, कितने पैसे लगे, क्या प्रोसेस था, ये था वो, फिर बताते थे। पहले आइल्स किया, फिर मतलब एजेंट से बात की, फिर उन्होंने एडमिशन ला के दिया, फिर फ़ीस भेजी, फिर वीज़ा अप्लाई किया, तो सारा वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा ऐसे वो मुझे फीड करते रहते थे इन्फॉर्मेशन। तो वो तो आपको बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि हाँ, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में हाँ, था।
तो इज दैट द रीजन व्हाई यू केम टू ऑस्ट्रेलिया, या आपको दूसरी कंट्रीज का एक्सपोजर भी था, आपने इधर उधर पता किया दूसरी कंट्रीज का? दूसरी चाइना का भी मैंने सोचा था। चाइना के भी काफ़ी, जो मेरे सेकंड ईयर था, मैं सेकंड ईयर में चाइना के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था कि मैं चाइना जाऊँ, क्योंकि चाइना हैज़ बीन लाइक वेरी रियली ग्रोइंग इकोनॉमी उस टाइम पे। आई थिंक वो सीपैक वगैरह भी आ रहा था, सारा कुछ आ रहा था। बट उसमें हार्डशिप ये थी कि अगर आप किसी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको वो चाइनीज़ में पढ़ाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मोस्टली उनके कोर्सेज हैं वो चाइनीज़ में। पहले आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, फिर आप स्टडी करोगे। फिर ये है, एक जानने वाला मेरे एक्चुअली क्लास फेलो का भाई था, तो वो चाइना में पढ़ रहा था, तो वो मैं देखता था उसके टेक्स्ट मैसेज आते थे, भाई मुझे खर्चा भेजो, भाई मेरे मतलब पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब्बू को बोलो मुझे। मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार जो मेरे ऊपर लगता है खर्चा होता है हो, उसके बाद मैं जाके ख़ुद को सपोर्ट करूँ, और फिर अगर मैं हो भी सकता है मैं फैमिली की भी थोड़ी सपोर्ट कर सकूँ। अच्छा, चाइना में आई डोंट नो अभी क्या सीन है, बट इवन अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन चाइना एज वेल, और ही कन्विंस्ड माय अब्बू, ही ट्राइड टू कन्विंस माय अब्बू के इसको भी चाइना भेजें। अच्छा। अब मैं कन्विंस हो भी गया था, और क्योंकि उसने भी मुझे यही स्टोरी सुनाई थी कि ब्रो देखो सीपैक आ रहा है, पाकी चीनी भाई भाई तो पाक चीन जो है भाई भाई, मैं जर्मनी जाना चाह रहा था। तो वो कहता था जर्मनी यहूदी होते हैं, हिंदी चीनी पाक चीनी भाई भाई हैं, तुम्हें वो पता नारा है? लगा था पाक चीन जो है मान सोए, और वो कह रहा था, उसने जब पूरा एक बिजनेस प्लान, उसने कहा देखो ये यहूदियों के साथ हमारी बनती नहीं है, पाकिस्तान की इनके साथ हो जानी है जंग, चाइना पाकिस्तान आ गए हैं, चाइना पाकिस्तान मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, देखना है कि चाइना और पाकिस्तान के आपस में आना जाना भी बड़ा इजी हो जाएगा, बिजनेसेस होंगे इधर उधर, तो अगर तुम चाइना में पढ़ोगे तुम्हें एक एज मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें चाइनीज़ भी आती होगी, तुम दोनों कंट्रीज़ में बिजनेसेस कर सकते हो, ये वो। और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस भी हो गया था। फिर मैंने खुद से रिसर्च करना शुरू की कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ का क्या सीन है, वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज़ हैं। बट तब मुझे एक चीज़ पता चली, वो शायद अभी पता नहीं स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं पता, वो लोग रिसर्च करते हैं कि नहीं करते। चाइना में, क्योंकि लोग मोस्टली पाकिस्तान से इसलिए भी जाते थे कि चाइना थोड़ा सा चीप पड़ता है। चीप, अगर आप पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लाहौर वगैरह में, तो जितने पैसे उधर लगेंगे उतने में आप चाइनीज़ में हो जाएगा। सिमिलर। बट द थिंग इज़ कि चाइना की वो जो चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली ऐसी हैं जिनकी बैचलर्स या मास्टर जो भी आप करते हो वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंसिडर वो एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एग्जाम आप वहाँ पे बैचलर्स करके ये नहीं कर सकते कि आप यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया में आके मास्टर्स कर सकते हैं, वो आपकी उस डिग्री को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इस तरह का जब मैंने इशू देखा, फिर मैंने कहा भाई चाइना तो नहीं जा रहा मैं। तो फिर मैंने जर्मनी का सोचा है, लेकिन आई एंडेड अप इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया तो आपका समझ आपने ऑस्ट्रेलिया बल्कि आप बता रहे थे कि एक तो वो थे, आपने बाकी कंट्रीज़ को क्यों कंसिडर नहीं किया? वो फिर ये था कि अमेरिका तो बहुत हार्ड था, क्योंकि पाकिस्तान में 2011, 12, 13, 14 और मिडल ईस्ट में काफ़ी टेररिज्म ये चीज़ें हो रही थी, तो पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना बहुत हार्ड था। अमेरिका का, कनाडा का भी, वहाँ पे काफ़ी वेदर ठंडा होता है, तो वो मुझे ठंड से थोड़ा प्रॉब्लम थी, मैं कहा नहीं ठंड में। अच्छा, मैंने जितने भी लोगों से बात किया एंड इवन माई सेल्फ, कनाडा से हर किसी को एक ही इशू है, ठंड से शिकायत है कि भाई वेदर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हालांकि द डेज व्हेन यू वर अप्लाइंग, द डे इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग बैक इन 2019 2018, PR वाज वेरी इजी इन कनाडा। ठीक है, आप जाओगे, आप 1-2 साल पढ़ोगे, आप 1-2 साल अपनी TR पे काम करोगे और उसके बाद आपको PR हो जाएगी। मतलब एक तरह से डन बेस वाला सीन था कनाडा का। बट फिर भी कोई कनाडा नहीं जाना चाहता, ऐसे ही है, सिर्फ ठंड है वहाँ पे। हाँ, तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का सोचा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी रिसर्च की मैं अपने फ्री टाइम में। मैं ऐसे, मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था, मैं ऐसे इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे, वहाँ जाके मैं ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ जाके मैं विकीपीडिया खोल लेता था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री। इंटरनेट कैफ़े वाला भी परेशान होता होगा कि यार ये कौन है, लोग क्या क्या देखने के लिए आते हैं, ये आके ऑस्ट्रेलिया देख रहा है। किसी दिन उसने पूछा नहीं ब्रो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है, क्या है जो तुम देख रहे हो, हमें भी बताओ। तो वो जाके मैं देखता था। मोबाइल भी उस वक्त, मतलब स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो वो होता था। फिर ये था, मैंने फिर सोचता था कि यार जानने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इट विल बी रियली हार्ड, कि मुल्तान में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। फ़नी स्टोरी आपको बताता हूँ। जब मेरा मुल्तान में मैं एडमिशन करवा गया, तो वो जो मेरा फ्रेंड था उसको मैंने बोला था, वो कहता है तुम आ जाना
जब क्लासेस स्टार्ट होनी है तो मैं तुम्हारी एकोमोडेशन का भी कर दूंगा, तुम्हें हॉस्टल में रखवाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सो यू आई विल सेटल यू। मैं कहा चलो ठीक है। अब मैं घर से निकला, क्लास पहले एक बार आया था, एडमिशन करा गया कॉलेज में मुल्तान में, फिर घर वापस गया, 1-2 वीक बाद क्लासेस स्टार्ट होनी थी। घर गया, फिर घर वालों को बताया मैंने जाना है 2 वीक बाद। कहते हैं सभी थोड़े परेशान थे, भी हमारा बच्चा बाहर जा रहा है घर से, घर से बाहर इतना देर कभी रहा भी नहीं, हॉस्टल में भी नहीं रहा था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर उनको तसल्ली दी, वो फिर थोड़ा मतलब रिलैक्स हुए। फिर मुझे गट्टू नहीं होता, गट्टू में मेरा बिस्तरा डाला, किताबें डाली, सारा गट्टू बना लिया। बैग भी नहीं था, गट्टू था। तो जी गट्टू में सारा कुछ डाल के मुझे वो हाईएस्ट नहीं होती वैगन, उसमें बिठाया, मैं आ गया जी। अच्छा, मुल्तान अकेले आए? हाँ मुल्तान छोड़ने भी नहीं? मुल्तान अकेले आ गया। फिर उधर उतरा मैं अड्डे पे, फिर रक्षा में बैठा, वो अपना गट्टू निकाला, ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। फिर आके उनकी ओरिएंटेशन होती है फर्स्ट डे जो भी है वो, फिर आया मैं अपने कॉलेज में, सारा कुछ उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे सारा सेक्शन बताया कि तुम्हारा ये सेक्शन है, इस सेक्शन में जाना है आपने। तो उससे पहले मैं जब मुल्तान पहुंचा, मैंने उस फ्रेंड को कॉल की, वो मेरी कॉल ना उठाए, ठीक है। उसका नाम था तैयब कुरैशी, अभी भी शायद वो सुन रहा हो, ठीक है। तैयब तुमने अच्छा नहीं किया। तो फिर जी मैं परेशान, मैं कहा कोई नहीं, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, वो अपना क्लास का फिगर आउट कर लेता हूँ कि कौन सा सेक्शन तैयब आने वाला होगा। हाँ तैयब आने वाला होगा या मिल जाएगा। मैं गया, फिर उसको बाद में कॉल्स की, कॉल ना उठाए मेरी, तो मैं परेशान। अब मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है वहाँ पे। अब मैं वो कॉलेज से निकला, सारा कुछ फिगर आउट करके, मैं गट्टू उठाया हुआ है ऐसे पीछे, तो मैं ऐसे वो रोड पे जी चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ, मतलब एक बेबस सा इंसान नहीं होता कोई, वो भी नहीं, वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि आप कमिट करके आए हो। हाँ, कि मैं संभाल लूँगा। फिर मैंने घर भी कॉल नहीं किया, मैंने उनको कॉल करूँगा वो परेशान हो जाएंगे। फिर मैं अपने कॉलेज के सामने से रोड जाती है वो, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैंने कहा देखता हूँ, अच्छा गट्टू लेके जा रहा हूँ ऐसे। फिर देखा मैंने दीवारों पे लिखा हुआ है हॉस्टल इज़, मतलब हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल दस्तियाब है। अच्छा ये मैंने मुल्तान का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट आई कैन गैस कि मुल्तान में भी, क्योंकि फैसलाबाद में मैं रहा हूँ, तो फैसलाबाद में भी आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर जाके ना आपको कोई हॉस्टल का पोस्टर नज़र आ जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ वाले शहर है ना। और फैसलाबाद में तो यह था कि फैसलाबाद में फैक्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे रीजनल स्टूडेंट, तो वो ऐसे ही है जैसे आप यहाँ पे जैसे मेलबर्न में आते हो ना, तो सारे माइग्रेंट्स हैं। तो फैसलाबाद, मुल्तान, इवन के लाहौर में तो खैर वहाँ के लोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वरना जो ये यूनिवर्सिटीज़ वाले शहर होते हैं ना, जहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसे ही होता है कि आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल मिल जाता है, माइग्रेंट वाली फीलिंग आ जाती है। तो फिर मैं वही देखा, तो वो दीवार पे लिखा होता है। फिर मैं गया, मैंने वो नॉक किया, तो वहाँ से बंदा आया, मैंने कहा भी जगह चाहिए मेरे पास, मतलब वो उर्दू भी नहीं आती थी, वो उर्दू बोलते थे, मैं टूटी फूटी उर्दू में बात कर रहा था। वैसे तो सराइकी मीडियम में पढ़े, सराइकी बोलते रहे सारी ज़िंदगी। तो कहते हैं हाँ, फिर उन्होंने किसी को कॉल की, वो बंदा है जो हॉस्टल का ओनर था, उसने मुझे जो है ना एक रूम में ले गया। तो एक रूम में ऑलरेडी 4 लोग रह रहे थे, तो 5वां मैं हो गया। वो जैसे एक रूम था, नीचे बिस्तरे डाले, हाँ वो चारों दीवारों के साथ साथ उन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं, तो कोई जगह नहीं थी, उन्होंने मुझे मिडिल में बिस्तर दे दिया, अभी मिडिल में ये आपकी जगह है। तो फर्स्ट नाइट थी, या मैं थोड़ा कंफ्यूज था, वो बंदा गांव से आया है, कॉन्फिडेंस, आपको डर लगता है, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता बंदे, बात सामान पड़ा हुआ है, सामान की छोड़ो, बंदे के अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं बात क्या करूँ, कि क्या हमारी मतलब सोच भी, एक कॉमन टॉपिक भी नहीं होता बात करने के लिए। तो फिर रात का टाइम था, उन्होंने मुझे खाना शाना दिया, बहुत अच्छे लोग थे, खाना शाना खिलाया ये वो। फिर रात का टाइम था, तो सोने लगे, तो मैं सारे वो साइड पे हैं सो रहे, मैं बीच में, तो मुझे नींद ना आए, मैं रात को सोया हूँ ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ डाल के, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मतलब नई जगह थी। तो वो मतलब इट इज़ लाइक मेमोरेबल नाइट, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। तो फिर मैं सुबह कॉलेज गया, लेकिन आपको कुरैशी भी याद है? हाँ तैयब कुरैशी बड़ा, लेकिन उसने दूसरे दिन फिर कॉल उठाई, दूसरे दिन मिला, फिर उसको मैंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसने फिर एक्सक्यूज़ दिया कोई भी कि भाई नहीं हो सका, मैं नहीं आ सका, तुम्हारी कॉल नहीं उठाई ये वो। ओके, तो देयर इज़ अ लेसन फॉर ऑल द पीपल वाचिंग।
एक्शंस याद रह जाते हैं, एक्सक्यूज भूल जाते हैं। एक्सक्यूज़ भूल जाते हैं। सुभान भाई को नहीं याद कुरैशी भाई आपने क्या एक्सक्यूज़ दिया था, उनको सिर्फ ये याद है कि आपने कॉल नहीं उठाई थी। हाँ, फिर उन्होंने फिर मिले जब, फिर वो मुझे ले गया, फिर उसने मुझे मतलब खाना शाना खिलाया, फिर मुझे एक प्रॉपर हॉस्टल ले गया, अच्छा, जहाँ पे मतलब उसकी वाकफियत थी, वहाँ पे मुझे सेटल किया। तो सारा तो जो आपने पहली रात गुजारी, हाँ, हॉस्टल वाले ने आपसे पैसे नहीं लिए? मैं उसको जब मैं जा रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप बताएं मुझे कितने पैसे बनते हैं, मैं आपको पैसे देता हूँ। कहते हैं नहीं बेटा आप जाओ, इट्स ओके। तो ही वाज अ रियली गुड गाय, हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि हॉस्टल्स वाले एडवांस में पैसे लेते हैं कि भाई पहले एडवांस में पैसे दो फिर रखेंगे। हाँ, और उस वक्त आप मजबूर भी थे, वो जितने पैसे मांगते हैं आपको देने पड़े। हाँ, देने पड़ने थे, लेकिन वो बहुत ही वाज रियली नाइस। और उसने बोला नहीं आप जाओ, इट्स ओके। मैंने कहा मैंने खाना भी खाया था रात को। कहते नहीं इट्स ऑल राइट। सही। तो ये अब आप मुझे ये बताएं कि हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम देयर टू ऑस्ट्रेलिया? हाँ, तो अब मेरा प्लान बन गया था, मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड कि मैं वो कैफ़े में जाकर रिसर्च करना चाहिए वो। फिर मेरा माइंड बन गया था मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाना। अमेरिका तो मैं जा नहीं सकता, तो बहुत हार्ड होगा, तो ऑस्ट्रेलिया है, आई कैन ट्राई। बट मेरे माइंड में कुछ ऐसा था कि यार आई कैन डू दिस, लेकिन डिटरमिनेड था। मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं भाई नहीं जाऊँगा, वीज़ा रिजेक्ट होगा, कुछ होगा। मुझे ये था कि ये मेरा हो जाएगा। जैसे मैं लाइफ से चलता आ रहा था ना, हाई स्कूल से कॉलेज, सारा चीज़ें मतलब हो रही थी, मतलब कुछ भी सोचता था तो हो जाता था, लाइक डिटरमिनेड होता था। और फिर डर भी होता था फेलियर का थोड़ा बहुत, कि मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ। बट आई थिंक आप वही कहने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं फील करता था। हाँ. कि मुझे भी ये पता नहीं होता था कि ये कैसे होगा। इट वाज अ बिग स्टेप, मतलब इट्स नॉट इजी। और मैंने सुना भी था कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इजी, बट फॉर सम रीज़न आपको लगता है, आपने अपने आप को देख रहे होते हो कि यार मैं हूँ वहाँ पे। मैं अभी शायद सिर्फ यहाँ पे हूँ, लेकिन दैट इज लाइक माई होम। मैं कभी भी जा सकता हूँ। ऐसे ही ऐसे फील हो, पता अंदर से फीलिंग आ रही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो वहीं कहीं हूँ ऐसे। और फिर लोगों के ताने भी होते थे। मैं जब मुल्तान में पढ़ रहा था, वापस जाता था, तो हमारा जो भी शॉप पे चीज़ें बिकती थी तो कुछ मोस्टली उधार पे जाती हैं, तो आपको वसूली करने जाते हो आप शाम को। मुझे याद है मेरे अब्बा जी की भी एक दुकान थी, तो मैं ना जाके शाम को मेरा काम होता था। हाँ। तो मेरा घूमना भी होता था, मेरा काम होता था सबके जाके पूछना हाँ जी पैसे, हाँ जी पैसे, गेड़ी मिलती थी। लेकिन ये है कि आपका घूमना आ जाता था। तो मैं वही वसूली करने जाता था, तो वहाँ पे एक बंदा था, रेडी लगाता था, आलू प्याज टमाटर बेचता था। तो हमसे वो ले जाता था सब्ज़ी मंडी से, फिर आके गलियों में बेचता था। तो उसने काफ़ी सारे पैसे रखे हुए थे, तो मैं फिर उससे मैं उसको पैसे थोड़े देता था। मैं भाई पैसे दे दो, बहुत सारा आपका हो गया है खाता, पैसे दे दो। वो फिर गुस्से में मुझे आके कहता था कि भाई तू जितना, वो कहते सराइकी में कहता था, तू जितना उडारियाँ मारन तू उडारियाँ मार गिन, तो काम करना आई थी मंडी ते मतलब तूने जहाँ जाना है, तो मुल्तान हो ले, फैसलाबाद हो ले, इस्लामाबाद हो ले, तूने वापस यहीं सब्ज़ी मंडी में आना है, यहीं आलू प्याज बेचने हैं। तो वो चीज़ मेरे माइंड को ना बहुत हिट करती थी, लाइक वो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। हाँ, मैं कि यार ये बंदा मुझे ऐसे क्यों कहता है, ठीक है ना, इसको मैंने रॉन्ग प्रूव करना है। रेडी वाले के साथ मैंने गुस्सा लगा लिया। तो उसका था, मैंने कहा मेरे माइंड में यही होता था, मैंने कहा कुछ हो गया, मैंने जाना वही वापस है सब्जी मंडी पे। बट एनीवे मैंने फिर 12th पास की कॉलेज से। फिर मेरे माइंड की मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था। फिर मैं जब छुट्टियों में आता था घर वीकेंड पे, तो मैं अब्बू के साथ बैठता था, बातें शातें करता था। उनको, मेरे अब्बू पढ़े लिखे तो नहीं है, बट ही हैज़ अ मतलब कॉमन सेंस है उनके अंदर, वो समझते हैं चीज़ों को। फिर उनको मैं ऐसे चीज़ें फॉर एग्जांपल बताता था कि एजुकेशन क्या होती है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कैसे होती है, कॉलेज की कैसे होती है, बाहर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, इधर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। तो हम कभी कहीं जाते थे तो हमारी मतलब एक बाप बेटे का एक रिलेशन ऐसा हो गया था कि हम गहरी कन्वर्सेशन करते थे, बहुत। तो हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन, एक बडीज़ जैसे होते हैं, दोस्त और बाप बेटे का रिलेशन था। तो उनको जब मैं घर आता था उनको थोड़ा बताता रहता था, मतलब कि अब कह लो कि माइंड वॉश करना, माइंड वॉश नहीं कह सकते वैसे, ये बात काट देना माइंड वॉश की। नहीं मैं ये बात बिल्कुल नहीं काटूंगा, क्योंकि आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि मैं भी ना यहाँ के ब्लॉगर्स और ये जो कुछ अचीवर्स होते थे ना, हाई अचीवर्स, कि हमने फीस भी दी, हमने सब कुछ किया ये वो, मैं ये वाली वीडियो सारी रात ढूंढता था। सुबह जाके अम्मी और अब्बू को ना अलग अलग से दिखा रहा था, देखें ये बच्चा गया, इसने फीस भी दी, इसने पैसे भी कमाए, इसने भी। अब्बू मेरा देख रहे थे ना, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपकी वो एक बॉन्डिंग हो गई थी गहरी
बातें करने लगे थे। हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ था, उनको पता था ये चूना लगा रहा है, ये कुछ ये वांट समथिंग फ्रॉम मी, ये बेच रहा है मुझे, ये चूना लगा रहा है। हाँ, नहीं क्योंकि जब मैं जब FSC MLT की तरफ गया, जब मैं फैसलाबाद मूव हुआ, तब भी मैंने यही चूना बेचा था। अच्छा कि आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ, देखें यहाँ पे भी FSC करनी है, एंड अब अपनी यूनिवर्सिटी में होना है, तो क्यों ना मैं एग्रीकल्चर में अभी चले जाऊँ, आपके पैसे बच जाते हैं। तब पाकिस्तान में MCAT ECAT एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसमें 40-50 हज़ार रुपये लग जाता है टेस्ट देने के लिए। मैं अब्बू को कहता था, अब्बू को मैंने प्री एग्री साइंसेस फैसलाबाद से कर ली ना, तो इतने पैसे कॉलेज की फीस में से कटेगा, क्योंकि उधर हॉस्टल के होने थे। लेकिन फिर मैंने कहा जो हॉस्टल में उधर ज़्यादा है, वो इधर कॉलेज की फीस ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप 50-60 हज़ार MCAT ECAT में देते हो। एग्रीकल्चर में पढ़ूंगा, मेरा डायरेक्ट एडमिशन है, मुझे ECAT MCAT करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे भेज रहा होता था। तो वही फिर डिसाइड हो गया था अबू की तरफ से। तो मैं फिर जब एग्ज़ाम मेरे फिनिश हो गए, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट नहीं आया था, एग्ज़ाम फिनिश हुए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद आपको इंट्री टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं घर आया, मैंने अब्बू से बात की, मैंने कहा अब्बू आप बताओ कि उनको सारी सिचुएशन बताई, मुझे आप बताओ अगर आप चाहते हो मैं यहीं पढ़ूँ। उनको ऑप्शन दिए मैंने, ये नहीं कि मैं फोर्स किया, मैंने जाना ही जाना है बाहर। क्योंकि 2 स्टेप है ना, आइदर यू प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान और यू प्रिपेयर फॉर आइल्स। हाँ, तो वही मैंने अब्बू को बोला कि आप मुझे बताओ अगर मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो मैं उसका माइंडसेट बना कर रखूँ, या अगर यू आर विलिंग टू सेंड मी अब्रॉड तो मैं आइल्स की तैयारी करता हूँ। तो वो मतलब उनको ये था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, फिर ये मेरा एक ही बेटा है जो पढ़ रहा है, दूसरा बिजनेस में है, तो वो मुझे मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। एंड इवन यू weren't disappointing him as well, क्योंकि आप पढ़ रहे थे। हाँ, मैं आप चीज़ें अचीव कर रहे थे। हाँ, चीज़ें अचीव कर रहा था, और मैंने उनको ऑप्शन भी दिया। ये नहीं कि मैं जैसे होता है ना बंदा कि चाइल्डिश हो के भी फोर्स करना, नहीं मुझे बाहर भेजो, ये नहीं, मैं लड़ाई नहीं कर देनी है, या खाना नहीं खाना, ये वो कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं जाना है, मैं जाके वहां तुसी नहीं पेरना, मैं आप चल जाऊंगा। नहीं तो मैंने उनको ऑप्शन दिया। हमने मतलब एक सीरियस कन्वर्सेशन की आपस में, हम अकेले थे, मतलब अम्मी भी थी, तो उनके सामने मैंने ये बात रखी, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो उन्होंने बोला बेटा कोई नहीं, अब जो है ना जाओ, वो बाहर वाले इम्तिहान, वो इम्तिहान बोलते थे, बाहर वाले इम्तिहान की तैयारी करो। तो मैं इमोशनल हो गया, ठीक है ना। एक लंबी सांस भी ली ऐसे। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, भी जाओ ये उसकी मतलब आइल्स की तैयारी स्टार्ट। हाँ, फिर मैंने बैग शैग उठाया, मुझे याद है वो जब उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर उन्होंने मुझे ऐसे मतलब पीछे पेट किया, हाँ दबकी दी हाथ से, तो वो इट वाज सो इमोशनल। और मैं मतलब वो जो थपकी थी वो आपका वो वाला गाना था, कर हर मैदान फतेह। हाँ, तो वो मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला, और फिर मतलब एक जोश सा आया कि यार लाइक आई कैन डू समथिंग लाइक। और आपको वो भी फीलिंग आ रही होती है ना, क्योंकि मुझे शुरू में नहीं हो रहा था, बट जब जैसे जैसे मेरा आइल्स का एग्जाम पास आया ना, आइल्स का टेस्ट पास आया, तो मैंने एक रात बैठ के सोच रहा था, मैं जो है ना तब नया म्यूजिक ले आया था, मैं म्यूजिक ले देख रहा था। मैं सोचा यार माय पेरेंट्स आर विलिंग टू लाइक इन्वेस्ट 16-17 व्हाटएवर, लाइक आजकल के प्राइस के हिसाब से आप देख लें, तो इतने पैसे वो मेरे पे लगाने के लिए रेडी हैं, और यार मैं म्यूजिक ले देख रहा हूँ। तो वो आता है, वो एक ना आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि यार अगर वो इतने पैसे मेरे पे इन्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी कुछ करूं, मैं कम से कम अपना अच्छा से टेस्ट दूं, अच्छे से आइल्स करूं, और फिर बाहर जाऊं, अच्छे से पढूं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बन जाती है। फिर आपने जब आइल्स दिया, आइल्स की क्या बैंड वगैरह थे, और उसके बाद कितना टाइम लगा आपको ऑस्ट्रेलिया आने में? आइल्स में मेरे 7 बैंड थे। तो उसके बाद मुझे उसका आइल्स का भी नहीं था, मुझे लगा था मेरे 5.5 आएंगे, ये 5 आएंगे, मुझे रीडू करना पड़ेगा या कुछ। तो बट लकली जब मतलब ऑनलाइन आया था रिज़ल्ट उसका, मैंने जब जाके चेक किया, आई वाज सो सरप्राइज, और जो एक खुशी वाली फीलिंग थी कि ओह माय गॉड इतने बैंड आए, अब तो मैं पक्का जाऊंगा। कितने बैंड आए थे? 7। ओह खैर, क्या बात है। फिर हाई अचीवर्स तो थे आप। वो मन लगा के पढ़ा था, मैंने कहा इतने पैसे लगे हुए हैं। फिर ये भी है, मुझे ये भी होता था कि मेरे भाई हैं, वो मेरे से 2 साल बड़े, वो शॉप पे काम करते हैं, सुबह इतने जल्दी उठ के जाते हैं, और मैं सिर्फ हूँ जो स्टडी करता है, या मेरी थोड़ी लाइफ रिलैक्सिंग सी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली है। तो वो हो गया, फिर आइल्स हो गया मेरा।
फिर मैंने जाके ढूंढा एजेंट वगैरह जो मतलब भेजते हैं वहाँ पे। तो एक दो से मिलने के बाद फिर एक डिसाइड किया हाँ भी ये ठीक है। तो उनके साथ अपना सारा जो था अपना केस वो किया। तो उन्होंने मेरा सारा कुछ हैंडल किया और मेरा वीज़ा भी आ गया विद इन 1 वीक। हाँ, गुड ओल्ड डेज। हाँ, गुड ओल्ड डेज वही। मैं सारा कुछ अरेंज हो गया था, पेपर वर्क सारा कुछ। फिर मैं वही शॉप पे बैठा था तो एजेंट की कॉल आई मुझे। ऐसे मैं देखा, मेरे ये ऐसे तो कॉल नहीं कर रही, मतलब कोई है मुझे, मतलब अंदर से फील हो रहा था इसको मेरी सराइकी इतनी तो पसंद नहीं। मैं कि कुछ लगता है कुछ कम बन गए, काम बढ़ गया। तो फिर मैंने कॉल उठाई, फिर वो कहती है मुबारक हो आपको, आपका वीज़ा आ गया। मैं तो भी खुशी से ना, मतलब समाओ मैं तो बहुत खुश हो गया। और शुक्र है आपने उस दिन सारी सब्जी मुफ्ते में नहीं बांट दी। फिर अब्बू को जाके बताया, भाई को बताया, वो भी खुश हो गए। फिर कहते हैं चलो ठीक है, थोड़े उदास भी हुए। फिर उन्हें लगा कि हमारा बेटा है। हाँ, तो फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो था कि ऑस्ट्रेलिया आना है। अब फिर ऑस्ट्रेलिया आना है, यही पंगा था कि यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। अब जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। फिर वही जो हमारे टीचर के बेटे थे तो उनसे कांटेक्ट किया। तो पहले कहते हैं हाँ ठीक है, आप मुझे अपनी फ़्लाइट टिकट्स भेजो, सारा कुछ भेजो, तो मैं जो है ना आपके अरेंजमेंट्स यहाँ कर दूँगा। मैं कहा ठीक है। मेलबर्न में थे वो भी? मेलबर्न में। मैंने कहा ओ चलो थैंक गॉड ये तो हो गया। तो जब मैं यहाँ आने वाला था, मेरी फ़्लाइट थी सुबह, तो एक दिन पहले उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, रिप्लाई करना बंद कर दिया। फिर यार ये कैसा, हर बंदा ही ऐसा क्यों करता है यार। तो मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं फिर मैंने कहा यार पहले तो इस बंदे ने बोला हुआ था कि मैं हेल्प करूंगा, फिर सारे घर वाले बैठे हैं सारे परेशान, अब क्या होगा हमारे बेटे का वहाँ कैसे। मैं अच्छा, भी घर वालों को भी बता दिया? हाँ, मैंने घर वालों को बता दिया। मैंने कहा वो बंदा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसने ब्लॉक कर दिया मैसेंजर पे, अब मैं क्या करूँ। सारे परेशान, अब कोई जानने वाला नहीं है, कोई मुल्तान तक जानने वाला नहीं था। बहुत मतलब एक टेंस सी सिचुएशन थी। सारे घर वाले जैसे होते हैं ना, घर में कोई बहुत बड़ा इशू। हाँ, और फिर सारे कज़न जो बुजुर्ग गांव के हैं वो भी आए हुए थे हमारे घर भी। उनके लिए ये पूरे बिरादरी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया, एक समझ में आता है सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, इस्लामाबाद भाई, लाहौर तक नहीं गए हुए थे, इस्लामाबाद तक नहीं गए थे, कराची नहीं देखा था, मुल्तान देखा था। कराची तो मैंने भी नहीं देखा। तो मैं सुना कराची देखने के बाद आप कुछ देखने लायक सोचते हैं। तो फिर जो है ना आइल्स में कोई था जानने वाला, तो उन्होंने मुझसे बात की जब हम आइल्स कर रहे थे। उनका भी वीज़ा आ गया था? नहीं, उनका वीज़ा नहीं आया था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स, हाँ कॉन्टैक्ट्स थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बना, आपका वीज़ा आया ये। मैंने उनको बताया मेरा वीज़ा आ गया, लेकिन सिचुएशन ये है, मैंने टिकट भी करा ली है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो बंदा मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। उन्होंने बोला ओके गिव मी सम टाइम। तो उन्होंने फिर अपने जानने वाले से यहाँ मेलबर्न में बात की, तो उस बंदे को मेरा नंबर दिया। उस बंदे ने मुझे कॉल की, मैसेज किया कि भाई आप मुझे टिकट भेजो और डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चलो अभी अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया। तो फिर आ गए हम ऑस्ट्रेलिया। पूरे घर वाले बुज़ुर्ग जो सारे आए एयरपोर्ट पे छोड़ने। तो एयरपोर्ट पे छोड़ा, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था, मतलब घर छोड़ के जाना। फैमिली के लिए भी, फैमिली वाले काफ़ी टेंस थे, काफ़ी परेशान थे। पाकिस्तान के अंदर मुल्तान ये वो तो ठीक है, चलता रहता है, बट अब्रोड और ऑस्ट्रेलिया इतना दूर, तो वो बहुत वरी थे, बहुत वरी कि क्या होगा, क्या मेरा बेटा वापस भी आता है नहीं आता, लाइक हम दोबारा इसे देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। तो क्योंकि आई गेस के बैक इन दोज डेज मोस्टली लोग इंग्लैंड जाते थे, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते थे, और सिटी बॉयज़ के लिए तो ये थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मोस्टली गांव वालों के लिए ये होता था क्योंकि वो जाते थे तो मोस्टली डंकी वंकी वाले सीन से। तो यही लगता था कि ये पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और पहुंच जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि सऊदी दुबई की तो समझ आती थी गाँव के लोगों को कि वो जाते हैं, वो 3-4 साल के बाद वापस आते हैं, और उसके बाद हर 2 साल के बाद आते जाते रहते हैं। मेरे गांव में भी ऐसे लोग थे जो यही यूके जर्मन इधर उधर गए हुए थे, और उनका क्योंकि वो मोस्टली डंगी लगा के जाते हैं, अगर लीगल वे से भी जाते हैं तो जाके मोस्टली असाइलम अप्लाई कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उनका 8-10 साल से नहीं आया होता। तो ये वाकई डर होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का ना। उनको डंकी शंकी का कुछ पता नहीं था, इन चीज़ों का उनको कुछ इल्म नहीं था। उनको यही था कि बस भाई हमारा बेटा जा रहा है, तो वी डोंट नो व्हाट गोना हैपन टू हिम, और कैसे वो मतलब खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा। नए लोग हैं और अंग्रेज हैं, तो उनका क्या पता क्या कैसे सलूक करते हैं। तो जो है ना फिर मैं
यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, तो यहाँ लैंड किया जब, तो वो जिस बंदे से बात हो रही थी वो भी स्टूडेंट था यहाँ पे लड़का, तो उन्होंने जो है ना मेरी हेल्प की. लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, और आई विल बी थैंकफुल टू हिम फॉर एवर. उसने मेरी हेल्प की यहाँ आके, फिर घर में रखा, खाना शाना खिलाया पहले, फिर उसने मेरी पहले जॉब भी लगवा दी थी. तो फिर मैं यूनिवर्सिटी मतलब गया, ओरिएंटेशन हुई, सारा कुछ सही से फिट सा गया. फिर घर वालों से नेक्स्ट डे बात हुई. उस वक्त की बात करें तो ये 2015 की बात है जब मैं आया था. मतलब तो मैं यहाँ आया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई. मेरा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मेरा थी डिप्लोमा टू डिग्री. पहले मैंने डिप्लोमा किया 1 साल, फिर एडवांस डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद मेरी बैचलर स्टार्ट हुई. तो बैचलर करने के बाद फिर 2 साल की टीआर मिलती है. 2 साल की टीआर. हम आपके कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ब्रीफली. हाँ. आपने क्या स्टडी किया था यहाँ पे? तो मैं जब यहाँ आया तो पहले मेरा था कोर्स पाथवे टू डिग्री. तो डिप्लोमा टू डिग्री था. तो फर्स्ट ईयर में मैंने किया डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. सेकेंड ईयर में किया एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. फिर मेरी 2 साल की बैचलर्स थी. बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. कौन सी यूनिवर्सिटी सर? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से. तो व्हाई डिड यू चूज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स? क्योंकि काफ़ी सारी और भी फील्ड्स होती हैं. हाँ, जब वो एजेंट से बात हो रही थी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था. तो उसमें RMIT भी थी, मोनाश यूनिवर्सिटी भी थी, बट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी रीज़नेबल थी. इनकी फीस भी, हाँ, फाइनेंसेस रीज़नेबल थे, और एजुकेशन भी काफ़ी मतलब हाई क्लास एजुकेशन थी उनकी. तो इस वजह से डिसाइड किया. तो वाई मैकेनिकल? मैकेनिकल, हाँ, मैं शुरू से तो नहीं बोले. जब मैं FSC में था मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ था. और जब मैं 10th में था तब वो मूवी आई थी 3 Idiot, वो देखी थी मैंने. उसमें वो इंजीनियरिंग का सारा दिखाया होता है स्टूडेंट्स. हालांकि उसमें उन्होंने ही दिया था, फरहान ने भी छोड़ा, उसने भी छोड़ा है. हाँ, बट मैंने बोला मैं तो वायरस हूँ. मैं तो करके छोड़ेगा. तो वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन थी. फिर वो एक फिज़िक्स और मैथ के साथ एक रिलेशन, उसकी वजह से फिर इंजीनियरिंग की तरफ माइंड था. इलेक्ट्रिकल इतना अच्छा नहीं लगता था, केमिकल भी ठीक ठाक था, लेकिन मैकेनिकल में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था, गाड़ियों में, कार्स वगैरह में. या वो, लेकिन आपको ये बात, पहले मैं था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड था. मुझे स्पेस, ये चीज़ें अच्छी लगती थी. तो बट वो कर नहीं सकता था क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और वो डिफेंस से रिलेटेड होता है, वो आप कर नहीं सकते. आप पाकिस्तान में कर सकते हो, अब्रॉड नहीं कर. बट या वो उसमें डिफेंस रिलेटेड काफ़ी क्लियरेंस, आप सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, जो कि आप ओवरसीज हर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं कर सकता. कर ही नहीं सकता. वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट या PR कर सकता है. फिर अब आप ब्रीफली हमें बताएं कि जो आपका बैचलर्स इन मैकेनिकल था, उसमें सब्जेक्ट्स किस तरह के थे? थ्योरी, प्रैक्टिकल, किस क्लास एनवायरनमेंट, किस तरह टीचिंग मेथड, किस तरह? मिक्स ऑफ एवरीथिंग. थ्योरी भी थी और प्रैक्टिकल्स भी थे. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, असाइनमेंट्स थी. जो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा था, उसमें मोस्टली थ्योरी थी, प्रैक्टिकल्स भी थे, कुछ सब्जेक्ट्स थे, बेसिक्स प्रैक्टिकल्स थे. और वो इट वाज कंपैरेटिवली रियली इजी. डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा वो मोस्टली इक्वल टू के जो हमने FSC की थी. FSC की जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो वही रिपीट हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन बट एट एडवांस लेवल. फिर जब बैचलर्स में गए, बैचलर्स में लाइक थोड़ी चीज़ें सीरियस हो गई बहुत ज़्यादा. हाँ, उसमें चीज़ें हार्ड हो गई, बट आपकी फाउंडेशन बन गई. हाँ, फाउंडेशन बन गई थी. अगर आप D2D प्रोग्राम में कोई भी आ रहा है, हाँ, तो ये कि डिप्लोमा आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, हाँ, और उसकी फाउंडेशन आपको हेल्प करेगी बैचलर्स में अच्छे से करने के लिए. सो इफ़ यू आर नॉट रियली श्योर कि यार जाते ही, क्योंकि आते ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपने यही अकोमोडेशन, आपने जॉब्स करनी होती हैं. पाकिस्तान में आप इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते, आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो. यहाँ पे आने के बाद एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लोगों के साथ बोलना चालना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एकदम से अगर आप पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, FSC वगैरह में अगर पढ़े भी हो, तो वहाँ पे टीचर्स आपसे उर्दू में भी समझा रहे होते हैं, जैसे गांव में आपको सराइकी में समझा रहे थे. तो यहाँ पे हर चीज़ इंग्लिश, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जॉब्स आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है.
तो इजी वे यही है कि अगर आप D2D प्रोग्राम में आओ, आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा करो, उससे ये कि आपकी फ़ीस भी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप आके डायरेक्ट 3 years ऑफ बैचलर्स या 4 years ऑफ बैचलर्स भी आ सकते हो। बट अगर आप D2D प्रोग्राम में आते हो तो आपको यह कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा करवाएंगे, उसके बाद बाकी ईयर्स जो है वो बैचलर्स के यूनिवर्सिटी में होंगे, और आपको डिप्लोमा की फ़ीस भी कम पड़ जाती है, और वो थोड़ा सा पढ़ने में ईजी भी हो जाता है। ईजी भी हो जाता है, आप थोड़ा एडजस्ट हो जाते हो यहाँ के माहौल के साथ। और ये भी है कि उस डिप्लोमा वाले टाइम को इजी भी नहीं लेना, लाइक यू रियली हैव टू फोकस ऑन योर एजुकेशन एज वेल, ताकि आप उस इन्वायरमेंट में ख़ुद को मतलब ब्लेंड होकर रहो उस चीज़ में, आप स्टडी के साथ कनेक्टेड रहो। कुछ लोग होते हैं ना, वो इजी है डिप्लोमा है हो जाएगा, ये क्योंकि ये चीज़ सब बोलते हैं, और ये है भी, ये सच भी है कि यहाँ पे स्टडीज़ जो हैं दे आर वे ईजियर दैन डूइंग बैचलर्स बैक इन पाकिस्तान। क्योंकि बैचलर्स पाकिस्तान में कोई भी आप इवन कि आप FSC भी गए हो तो आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो। बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा सा ना पढ़ने के लिए इजी है। यानी कि अगर आपने पाकिस्तान में एक सेमेस्टर पढ़ा होगा ना बैचलर्स का, तो यहाँ पे आपको बैचलर्स ईजी लगेगा। बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कैरियर वे हो जाओ और आप जॉब्स में सारा फोकस करो, आप फिर भी पढ़ने में फोकस करो। तो बैक इन 2011-12 कितनी फीस थी, और अभी आपके ख्याल से कितनी मैं फीस है? 2015 में आया था, 15 में मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी। ओके। तो 15 में कितनी फीस थी, और अभी आपके ख्याल से कितनी तो फीस है? मैंने डिप्लोमा में पे की थी 7500 पर सेमेस्टर, और जब मेरी बैचलर स्टार्ट हुई तो उस वक्त थी 14.5K, $14,500 पर सेमेस्टर। और अब आई थिंक ये कितनी होगी? अब तो ज़्यादा है, मेरे ख्याल 18 या 20 हो गई है, या 22,000। तो 18-20,000 ऊपर होगी थोड़ी पर सेमेस्टर। और अगर आप D2D प्रोग्राम में आ रहे हो तो डिप्लोमा की मेरे ख्याल 95,100 टू बी सेफ। टू बी सेफ। सो 10,000 इज फॉर द डिप्लोमा पर सेमेस्टर। बैचलर्स में आके 20,000 आसपास। बट इट वेरीज एजुकेशन प्रोवाइडर के हर, लेकिन विक्टोरिया में विक्टोरिया में इतनी थी ऑलमोस्ट। ओके। तो इसकी अगर आप कोई आता है और आप कोई आके बैचलर्स इन मैकेनिकल करना चाह रहा है विक्टोरिया से, तो व्हाट आर द करियर आउटकम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसकी, और इसका PR पाथवे क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया नीड अ लॉट ऑफ स्किल वर्कर। अगर आप यहाँ पे आते हो, आप स्टडी करते हो, दिल लगा के, आप एक माइंड में मिशन लेके आते हो कि मैंने एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनना है, ठीक है, आई हैव टू मेक माई करियर आउट ऑफ इंजीनियरिंग, अब सीरियस होकर पढ़ते हो, सो इट विल बी रियली इजी टू गेट अ जॉब हियर। बट अगर आप आते हो, आपने कहना है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि जॉब करियर आउटकम्स क्या हैं, कि इसके बाद आप कौन सी जॉब्स कर सकते हो? इसके बाद आप जा सकते हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। पहले तो आपको कुछ टाइम के लिए एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर काम करना पड़ता है। जो आप एजुकेशन के बाद जब आपको TR मिलती है तो आप एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर आप काम करते हो। उसके बाद एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इवन के मतलब इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, तो उसमें आप डिफरेंट फील्ड में मतलब मिक्स आप एज अ प्रोसेस इंजीनियर भी काम कर सकते हो, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर भी काम कर सकते हो, और एज अ क्वालिटी इंजीनियर भी काम कर सकते हो विद बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसकी आपके ख्याल से स्टार्टिंग में आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स, जो पे एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी हैं लोगों की आजकल के हिसाब से? हाँ, तो एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर अगर आपने डिग्री फिनिश कर ली है, आप TR पे हो, एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर यू कुड बी हायर्ड फॉर सैलरी बिटवीन 65 to 75,000 पर एनम बिफोर टैक्स। यस, बिफोर टैक्स। ठीक, 65 to 75। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद आप अपनी रेंज कह लो, आप बिटवीन 80 to 90 तक आप ले सकते हो। लाइक इट डिपेंड्स कि हाउ ब्राइट यू आर, हाउ एक्सपीरियंस यू आर, हाउ वेल स्पोकन यू आर, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड। हाँ, स्किल्स पे डिपेंड करता है। और हाउ गुड यू आर विद नेगोशिएशन, कि आप अपने जो एम्प्लॉयर है जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप कैसे मतलब उनके साथ नेगोशिएट करते हो। ओके। तो व्हाट आर द PR पाथवे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद PR का आपको एज ए स्किल्ड वर्कर 190 वो वीज़ा मिल सकता है। पर रिसेंटली रूल्स चेंज हुए हैं और हर साल ये चेंज होते रहते हैं। बट आपको जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है PR के लिए, आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश लेवल चाहिए, ठीक है, which is 7 each, or even better if you can score superior चाहिए मेरे ख्याल में। superior 8 is the best,
कि सुपीरियर आपकी इंग्लिश होगी. इज इट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल असेसमेंट? ना स्किल असेसमेंट के लिए आपको मेरे ख्याल 6 चाहिए या 6.5 चाहिए. स्किल असेसमेंट होगी आपको. पीआर के लिए आपको सुपीरियर इंग्लिश चाहिए. जितनी आपकी इंग्लिश सुपीरियर होगी, यू हैव मोर चांसेस, यू आर इन द लिस्ट ऑफ गेटिंग नॉमिनेशन और गेटिंग इनवाइट फ्रॉम द इमिग्रेशन. सो सबसे जो मेन चीज़ आपने फोकस करनी है वो सुपीरियर इंग्लिश पे करनी है, विच इज़ 8 ईच आपके आगे. आप ये समझ लो आपको 90% आपको इनवाइट या नॉमिनेशन आ जाएगा. हाँ, तो इंग्लिश पे फोकस करना है और अपनी कम्युनिकेशन. और दूसरी चीज़ के आप जॉब ढूंढो. अगर आपके सुपीरियर इंग्लिश है तो आपको स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है. आप पॉइंट बेसिस पे. हाँ, पॉइंट बेसिस पे आई कैन से 90% श्योर कि आपको इनवाइट आ जाएगा. सही है, क्योंकि पॉइंट बेसिस पे ये होता है कि पॉइंट्स जो हैं वो जब हर साल लिस्ट आती है रूल्स चेंज होते हैं, तो पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अप एंड डाउन होती है, क्राइटेरिया चेंज होता रहता है. या वो कितनी डिमांड है उसके बेस्ड ऑन डिमांड. बट अगेन इफ यू हैव सुपीरियर इंग्लिश तो योर चांसेस आर मोर हायर. आप बिल्कुल आप टॉप 10% पे आ जाते हो. ओके, तो अब आप हमें ये बताएं कि what advice would you give to anyone who is sitting back in Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, anywhere in Pakistan, or anywhere in the world, that Asian area, because I'm focusing on that. So if he or she wants to study bachelor's in mechanical engineering, what advice would you give? Or even अगर पाकिस्तान में बैठा है कोई, वो अब्रॉड आना चाह रहा है, ज़रूरी नहीं हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आना चाह रहा है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर उनको रियली वो पैशनेट हैं कि पहले तो ये है कि जो इंजीनियरिंग करना चाहता है ही इज़ रियली ब्राइट इन मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उन सब्जेक्ट में. तो आपको रियली अगर आप इफ़ यू आर पैशनेट, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, आप आओ. बट इट्स रियली मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी लेट आवर्स तक. इवन के मतलब यहाँ की भी जो स्टूडेंट लाइफ थी, सुबह मतलब 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ता था, जॉब्स भी होती थी. अगर यहाँ आना है आपको, आप आ सकते हो. लाइक यू हैव अ चांस इफ़ योर फैमिली कैन सपोर्ट यू, तो आप अप्लाई करो. वैसे आजकल तो थोड़ा मुश्किल ही हुआ है वीज़ा लेना, बट आप अप्लाई करो. बी कॉन्फिडेंट और बी होपफुल कि आपको वीज़ा मिल जाएगा. और वंस यू आर हेयर, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर फ्यूचर. बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. ऊबर में या जॉब में मुझे इतने पैसे बन रहे, इतनी पे आ रही है, ये है वो है, उस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर, फर्स्ट फोकस ऑन, अगर आपको पीआर लेनी है आप पीआर पे फोकस करो. जब आपको पीआर मिल जाए, जब आप यहाँ पे परमानेंट हो, हाँ भी आप सिक्योर हो, आपका फ्यूचर सिक्योर है, तब डू अदर थिंग्स. तब आपको यूट्यूबिंग करनी है, यूट्यूबर बन जाओ. आपको कुछ भी करना है, लाइक यू लाइक टू मेक graffiti on walls or you like to paint, do whatever you want. वो अंदर से करियर आ रहा है ना कि मैं आर्टिस्टिक हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. या मैं फर्स्ट कंप्लीट योर बैचलर्स, जो एक करियर, गेट द पीआर, उसके बाद जो आपको पंगे लेने हैं आप वो करो, जो पंगे लेने आप करो. तो बट इट्स पॉसिबल. अगर मैं एक छोटे से गाँव से वही, अब मैं वो बताऊँ आपको, गलियों का माहौल बताऊँ या जिन बच्चों के साथ मैं खेलता था वो चीज़ें आपको बताऊँ, तो यू वुडंट इमेजिन आई विल बी हेयर टुडे. अगर मैं वहाँ उस माहौल से आज यहाँ पहुँच सकता हूँ, एक इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, अपनी फैमिली का फर्स्ट इंजीनियर जनरेशन देख लो आप पीछे जाके, कोई भी स्कूल नहीं गया, कोई भी कॉलेज नहीं गया, अगर मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट एज वेल. इट्स पॉसिबल फॉर यू एज वेल. इवन टुडे यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. आप इंटरनेट है आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ों आप ऑनलाइन देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको. और लोग हैं बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए, दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं. मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी इतना नहीं था मेरे सिर्फ फादर के अलावा. सही, ठीक है ना. सो इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट. ओके. So now Subhan bhai, you can share briefly, but you can share how was your journey from after completing your bachelor's here then to PR, क्या क्या करना पड़ा, कैसे jobs मिली, तो लेकिन briefly. जी, तो पहले जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो उसके लिए आपको प्लेसमेंट करनी पड़ती है या इंटर्नशिप करनी पड़ती है. उस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की. उसके बाद उसी कंपनी के अंदर उसी कंपनी की एक और कंपनी थी, इट वॉज़ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, वो बिग ग्रुप है, तो उसमें मुझे जॉब मिल गई इंजीनियरिंग की, वहाँ मैंने की. तो उसके बाद मैं नेस्ले में भी गया, नेस्ले में मुझे जॉब मिली, वहाँ नेस्ले में मैंने जॉब की. और मेरी कोई पीआर का जो था वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं हुआ, वो इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा था, पॉइंट्स बेसिस. हाँ, पॉइंट बेसिस पे. तो पीआर हो गई मेरी. कितना टाइम लगा?
आप कह लो एजुकेशन के बाद ऑलमोस्ट 2 साल। ऑलमोस्ट 2 साल। हाँ ग्रेट। हाँ, तो विद इन जो मेरा था टेम्परेरी टीआर थे, टीआर के बीच में हो गया। हाँ, टीआर में ही पीआर होगी, टीआर में ही पीआर होगी। क्या गोल सबका गोल यही है। हाँ, तो यस, इट्स सो शॉर्ट सिनॉप्सिस। यस, खैर दैट वाज लाइक really interesting story. Usman भाई very heart touching. मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ, but यार it's like even I really feel proud कि यार एक भाई कहाँ से कहाँ, मतलब कि even I didn't do engineering, हालांकि मेरे अबू चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूँ, but I always वही मुझे लगता था कि यार एक जनरेशन में इतना बड़ा स्टेप नहीं लगेगा, बट आपने करके दिखाया। I'm really happy. तो आई होप कि आप आगे इंशाल्लाह और अच्छे से अच्छा करते जाएंगे। थैंक यू सो अभी मच। तो स्काई इज द लिमिट, अभी यू आर स्टिल यंग। हाँ बिल्कुल, मे बी यू माइट डू अ पीएचडी, माइट बिकम अ स्कॉलर। देखें क्या लाइफ कहाँ ले जाती है, बट अगर आप इतना कर सकते हैं आप आगे भी जाएंगे। वो हर कोई कर सकता है अगर कोई सोचे तो, बट लेट्स सी, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सही है। खैर people, all the viewers, this was all for today's video. And if you have any more questions, you can always leave them in the comments and I will try to answer them. If you have any suggestions, if you want me to make another video on some specific course, do leave that in the comments as well, and I will try my best to get a student who's doing that course, and I will try to make a podcast with him about that course as well. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।